आप सभी का हमारे चैनल मधुर आवाज में हार्दिक स्वागत है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज राम प्रसाद जी के घर में उनकी रिटायरमेंट पार्टी थी। पूरे लॉन को फूलों और झालरों से सजाया गया था। हॉल में एक बड़ी सी मेज पर केक रखा था और उसके चारों ओर खड़े थे राम प्रसाद जी के दोनों बेटे अमित और सुमित, और उनके साथ उनकी पत्नियां सिम्मी और काव्या और उनके बच्चे, और साथ में पड़ोस के कुछ लोग और रिश्तेदार शामिल थे। सबने मिलकर केक काटा, तालियां बजी और कमरों की फ्लैश लगातार चमक रही थी। राम प्रसाद जी की आंखें नम थी लेकिन चेहरा मुस्कुरा रहा था। आज सब साथ हैं। देखा जाए तो यही सबसे बड़ी दौलत है। आज जो कुछ भी हूँ अपने माता पिता, अपनी पत्नी और अपने बच्चों की वजह से हूँ। मैंने हमेशा कोशिश की कि कभी अपने कर्तव्यों से पीछे ना हटूं। अगर कुछ कम रहा हो या मैं नहीं कर पाया तो मैं सभी से क्षमा चाहता हूँ। उनकी आवाज भर्रा गई और सामने बैठी बीना जी ने अपनी नजरें झुका ली ताकि कोई उनके गीले नयन न देख सके। धीरे धीरे पार्टी संपन्न हुई और सभी घर चले गए। राम प्रसाद जी थके हुए बरामदे की कुर्सी पर बैठ गए। बीना जी ने धीरे से आकर उनकी बगल वाली कुर्सी खींची। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में झांका, बिना कुछ कहे। बहुत देर तक सब चले गए। बीना जी ने धीमे स्वर में कहा, हाँ, अब सन्नाटा रह गया है। राम प्रसाद जी ने मुस्कुराने की कोशिश की लेकिन वो मुस्कान उनकी थकी आंखों से मेल नहीं खा रही थी। कुछ देर बाद दोनों बेटे और बहुएं भी धीरे धीरे उठे। पापा, काफी देर हो चली है। कल सुबह हमारी फ्लाइट है और हमें कल सुबह जल्दी निकलना है, इसलिए अब आराम करते हैं। हाँ हाँ बेटा, आराम करो, राम प्रसाद जी ने जवाब दिया, लेकिन उनकी आवाज में एक खालीपन था, जैसे कोई शून्य धीरे धीरे फैल रहा हो। बड़ा बेटा और उसकी पत्नी अपने कमरे में चले गए। छोटा बेटा भी अपनी पत्नी संग कमरे में गया। रह गए राम प्रसाद जी और बीना जी। शायद अब बेटे बहू कहेंगे, पापा अब आप दोनों हमारे साथ चलिए, आपको अकेले रहने की जरूरत नहीं। शायद अब हमारा बुढ़ापा उनके साथ कटेगा, कुछ सुकून में, कुछ सम्मान में। जैसे उन्होंने इस विषय पर सोचने की जरूरत नहीं समझी। ना किसी ने पूछा, पापा अब आपके क्या प्लान है। ना किसी ने कहा, अब आपकी जिम्मेदारी हमारी है। बस खाना खाया, मुस्कुराए और अपने अपने कमरे में चले गए, जैसे उनकी जिंदगी में कोई बदलाव आया ही नहीं हो। वो जान चुके थे कि जिस उम्मीद से उन्होंने पार्टी की रात में बेटे बहुओं की ओर देखा, वो उम्मीद सिर्फ एक भ्रम थी। अगले दिन घर के आंगन में हल्की हल्की धूप फैली थी। राम प्रसाद जी अपने कमरे में बैठकर अखबार पढ़ रहे थे तो बीना जी चाय बना रही थी। 3 साल बाद दोनों बेटों का आना मानो बूढ़े माँ बाप के लिए किसी त्योहार से कम नहीं। कुछ देर बाद दोनों बेटे राम प्रसाद जी के कमरे में आते हैं। हल्की फुल्की बातों के बाद बड़े बेटे ने कहा, पापा जी, आपसे एक जरूरी बात करनी थी। राम प्रसाद जी ने चश्मा ठीक करते हुए मुस्कुराकर और एक उम्मीद भरी नजरों से बेटे की तरफ देखा। हाँ बोलो बेटा, क्या बात है। बड़ा बेटा थोड़ा झिझका, फिर बोला, आप तो जानते ही हैं पापा, हम दोनों अभी तक किराए के मकानों में रह रहे हैं। महंगाई बहुत है, बच्चों की पढ़ाई, राशन और बाकी खर्चे, बस किसी तरह गुजारा चल रहा है। छोटा बोला, हाँ पापा, लेकिन फिर भी हम दोनों अपनी अपनी नौकरी से काफी पैसा जोड़ लिया है, मकान भी बुक कर लिया है, बस थोड़ा सा अमाउंट कम पड़ रहा है।
फिर दोनों की आवाज़ जैसे एक हो गई। हम सोच रहे थे कि अगर आप हमें अपने रिटायरमेंट के पैसों में से कुछ मदद कर दें तो हम दोनों के पास अपना अपना घर होगा। मतलब? राम प्रसाद जी थोड़ा चौंक कर बोले, तुम चाहते हो कि मेरी जिंदगी भर की जमा पूंजी को मैं अभी बांट दूं? बड़ा बेटा हंसने की कोशिश करता है। नहीं पापा, बांटना नहीं कहिए, मदद कहिए। आखिर ये पैसा हम लोगों के लिए ही तो जोड़ा होगा ना आपने। छोटा बेटा भी आत्मविश्वास के साथ कहता है, हाँ पापा, आप और मम्मी तो अकेले रह गए हो तो लोगों के लिए इतना पैसा बहुत है। हम थोड़ी मदद ले लेंगे तो आप हल्का होगा बोझ। राम प्रसाद जी के हाथ से अखबार फिसल गया। वो चुपचाप खिड़की की ओर देखने लगे। बाहर गुलमोहर के पेड़ पर बैठी गिलहरी को निहारते रहे। फिर बहुत शांत स्वर में बोले, मैंने ये पैसा अपनी उम्र की थकान के लिए जोड़ा था, ताकि जब जीवन के आखिरी पड़ाव पर हो तो किसी के मोहताज ना बने। और तुम्हारी माँ की तबीयत भी ठीक नहीं रहती, ऐसे में भविष्य को लेकर भी थोड़ी सुरक्षा चाहिए। पापा, हम क्या आपके बेटे नहीं हैं? आपकी सुरक्षा अब हम दोनों की जिम्मेदारी। राम प्रसाद जी का चेहरा एकदम सून पड़ गया था। वो सामने बैठे दोनों बेटों को देख रहे थे और मन में सोच रहे थे, 3 सालों में आज तो बेटों की सूरत देखने को मिली और आज भी अपने लिए आए हैं, माँ बाप के लिए नहीं। ये क्या ख्वाक हमारी जिम्मेदारी उठाएंगे। थोड़ी देर बाद उन्होंने खुद को संयत किया और बहुत ही फीकी आवाज में बोले, ठीक है, मैं सोच कर बताऊंगा। दोनों बेटे लटका हुआ मुंह लेकर कमरे से आए। राम प्रसाद जी और बीना जी के 2 बेटे हैं, अमित और सुमित। दोनों के जन्म के समय गांव भर में हर्ष की लहर दौड़ गई थी। हर कोई कहता था, 2 बेटे हैं आपके, वाह, आप तो बड़े भाग्यशाली हैं। और राम प्रसाद जी भी इस बात पर मुस्कुराते, सीने पर एक गर्व का भाव होता। हाँ, 2 बेटे हैं मेरे और दोनों मेरी आंखों का तारा है। दोनों बेटों की परवरिश में राम प्रसाद जी और बीना जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। पढ़ाई के लिए शहर भेजा, अच्छे स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सबका इंतजाम किया। फिर दोनों की अच्छी नौकरी मिली। दोनों चंडीगढ़ में थे। राम प्रसाद जी नौकरी के इतने वर्षों में भी कभी अपने लिए स्थायी ठिकाना नहीं बना पाए। बच्चों की पढ़ाई लिखाई, शादी ब्याह, इन सब में उलझे रहे। और आज रिटायरमेंट के बाद बच्चों ने एक बार भी अपने साथ चलने को नहीं कहा। ऊपर से जो थोड़ा बहुत पैसा मिलने वाले हैं वो भी लेना चाहते हैं। बच्चों को अगर जिम्मेदारी का एहसास होता तो 3 साल तक गायब ना रहते, और आज आए भी तो केवल मतलब के लिए। जाते वक्त तो बेटे बहू आशीर्वाद लेने आते हैं। पिताजी, हम चलते हैं, आशीर्वाद दीजिए। राम प्रसाद जी के चेहरे पर कोई भाव नहीं। वो चुपचाप हाथ उठाते हैं। ना आशीर्वाद का स्वर, ना कोई विदाई की गर्मजोशी, बस एक अनकहा खालीपन। बीना जी गेट तक बच्चों को छोड़ने जाती हैं और जैसे ही दोनों बेटों को गेट तक छोड़कर घर में कदम रखती हैं तो उन्हें घर में अजीब सी वीरानी लगती है। पूरे घर में एक तनाव भरी खामोशी पसर गई, जैसे दीवारें भी अब कोई बात नहीं करना चाहती। कुछ दिन तो रसोई से आती बर्तनों की खनक, टीवी पर चल रही खबरें और बेटों की आवाज से घर गूंज रहा था। लेकिन अब हर कोना जैसे उनके जाने का मातम मना रहा था। बीना जी की नजरें राम प्रसाद जी के चेहरे को देखती रहीं। उनका चेहरा पत्थर की तरह कठोर और सपाट सा था, जैसे कोई भाव ही ना हो, ना कोई शिकायत, ना कोई तसल्ली, बस एक गहरी सोच में डूबा हुआ चेहरा जिस पर वर्षों का अनुभव, रिश्तों की थकान और एक अदृश्य सा दर्जा था। बीना जी धीरे से उनके पास गईं और बोली, आप कुछ सोच रहे हैं क्या?
राम प्रसाद जी चुप रहे, लेकिन आंखों के भीतर बहुत कुछ चल रहा था। वर्षों से दबे हुए प्रश्न अचानक सिर उठाने लगे, जैसे खुद से बातें कर रही हूँ। सालों में तो इन दोनों ने आज हमारी सुध नहीं ली। बीना जी जैसे जान चुकी हूँ कि राम प्रसाद जी क्या सोच रहे हैं। वे थोड़ा मुस्कुराई और फिर बोली, सुनिए जी, अब क्या गिला शिकवा करना। बच्चे हैं, व्यस्त रहते हैं, इसलिए नहीं आ पाते। और फिर जब आज आ गई हैं तो उन्होंने अपनी माँ की बात भी कही। राम प्रसाद जी चौंक जाते हैं। क्या तुम भी? बच्चों ने पैसे की बात की। थोड़ी देर के लिए एक लंबा सन्नाटा खिंच गया कमरे में। कुछ देर बाद बीना जी ने कहा, जी मुझसे भी कहा था और मैं तो कहती हूँ, अगर बच्चे रिटायरमेंट के पैसे मांग रहे हैं तो देने में क्या है। वैसे भी आज नहीं तो कल सब उनका है। आप इतना क्यों सोचते हैं? जो भी पैसा मिल रहा है दोनों में बराबर बांट दीजिए। राम प्रसाद जी ने बीना जी की तरफ देखा। वो चेहरा जो उम्र भर उनके साथ चला, आज भी वही सादगी, वही सरलता थी उनमें, लेकिन उनका मन सहज नहीं हो पाया। बीना, उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हें पता है नौकरी के पूरे जीवन में हमने क्या नहीं सहा। किराए का मकान, छोटे छोटे खर्चों में बड़ी बड़ी चीजें छोड़ना, और अब जब जिंदगी के आखिरी पड़ाव में कुछ राहत मिली, क्या उसका भी हमें कोई अधिकार नहीं। बच्चे हमें नहीं रखना चाहते, इसलिए मैं सोच रहा था कि हम दोनों एक छोटा सा फ्लैट लें, जहां हमारे आखिरी दिन सुकून से बीते। तुमने हमेशा समझौते किए हैं बीना, कभी शिकायत नहीं की। फ्लैट लेने के बाद जो पैसे बचेंगे वो हमारे सुख दुख में काम आएंगे। बीना जी की आंखें थोड़ी नम हो गईं, लेकिन फिर भी वो अपनी ही बात पर अड़ी रहीं। अरे, हमारे बेटे बहुत समझदार हैं, आगे चलकर उन्होंने ही तो हमारा ध्यान रखना है। फिर क्या फ्लैट लेना, जब उनके पास रहना है तो ये सब क्यों। बीना, अगर बच्चे हमें अपने साथ रखना चाहते तो वो बोलते ना कि रिटायरमेंट के बाद आप दोनों हमारे साथ चलिए। उन्हें बीना जी की मासूम ममता समझ आ रही थी, लेकिन उन्हें अपने अनुभव की सच्चाई भी दिख रही थी। वो आगे कहते हैं, आज 3 साल बाद आए हैं और आते ही पैसे की बात, उसमें भी एक पल को ये नहीं पूछा कि आप दोनों कैसे हैं, क्या चल रहा है, आगे क्या प्लान है। आप फालतू में इतना मत सोचिए, जो पैसे हैं बच्चों में बांट दीजिए। देखना जब उनका अपना मकान होगा तो वो हमें साथ जरूर ले जाएंगे। और आखिरकार पत्नी की भावनाओं के आगे अपने मन के डर को दबाते हुए राम प्रसाद जी ने गहरी सांस ली और हाँ कर दी। ना चाहते हुए भी, ना पूरी तरह यकीन करते हुए भी उन्होंने अपने रिटायरमेंट की गाड़ी कमाई, अपने जीवन की अंतिम सुरक्षा दोनों बेटों में बराबर बांट दी। समय अपनी रफ्तार से चलता रहा। 2 साल बीत गए। वो दोनों बेटे जो एक बार अपने अपने घर के सपनों को पूरा करने के लिए माँ बाप से मदद मांगने आए थे, अब पूरी तरह अपनी दुनिया में व्यस्त है। ना किसी त्योहार पर आना, ना किसी खास दिन पर एक फोन करना, ना बहुओं ने कोई खबर ली उनकी। घर का दरवाजा बस अब दूध वाला, सब्जी वाले और कभी कभी पड़ोसियों के लिए खुलता। धीरे धीरे बीना जी की तबीयत अब गिरने लगी। कभी भूख नहीं लगती, कभी खाना खा लेती तो तुरंत उल्टी होती। चेहरे पर पहले जैसी चमक नहीं, आंखों के नीचे काले घेरे और आवाज की थरथराहट बता रही थी कि शरीर जवाब दे रहा है। राम प्रसाद जी बार बार कहते, चलो बीना, डॉक्टर को दिखाते हैं, लेकिन हर बार बीना जी मुस्कुराकर बात टाल देती। अरे कुछ नहीं हुआ, बस उम्र का असर है। लेकिन राम प्रसाद जी का दिल अशांत था। वो जान रहे थे कुछ गड़बड़ है।
एक दिन जब बीना जी उठते वक्त लड़खड़ा गईं और उन्हें सहारा देना पड़ा तो राम प्रसाद जी ने निर्णय लिया, अब नहीं, आज ही डॉक्टर के पास चलूंगी और कोई बहाना नहीं। बीना जी चुपचाप तैयार हो गईं। शरीर भी अब जैसे खुद कह रहा था, मुझे मदद चाहिए। डॉक्टर ने उन्हें ध्यान से देखा, फिर कुछ टेस्ट कराए, रक्त की जांच, यूरिन टेस्ट, अल्ट्रासाउंड और कुछ विशेष रिपोर्ट्स। 3 दिन का समय लगा रिपोर्ट आने में। हर बीता दिन राम प्रसाद जी के दिल में चिंता की लकीरें गहरा करता गया। तीसरे दिन सुबह फोन आया, राम प्रसाद जी आप तुरंत हॉस्पिटल आइए, डॉक्टर साहब बात करना चाहते हैं। राम प्रसाद जी अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर ने उन्हें कुर्सी पर बिठाया। डॉक्टर का चेहरा गंभीर था पर आवाज बेहद शांत। राम प्रसाद जी, बीना जी की हालत गंभीर है। राम प्रसाद जी के चेहरे पर चिंता और थकान की परछाइयां गहराने लगीं। डॉक्टर ने आगे कहा, उनकी दोनों किडनियां पूरी तरह से फेल हो चुकी हैं। एक क्षण को जैसे राम प्रसाद जी की दुनिया थम गई। राम प्रसाद जी की आंखें एकटक डॉक्टर को देख रही थीं। शब्द जैसे गले में अटक गए हों, दिल जैसे फटने को हो। क्या बस इतना ही बोल पाई। डॉक्टर ने धीमे स्वर में समझाया, अब सिर्फ डायलिसिस ही उपाय है और वो भी नियति रूप से, वरना और अगर जल्द ही किडनी डोनर नहीं मिला तो हालत बिगड़ सकती है। ऑपरेशन का खर्च 40 लाख रुपए से कम नहीं और डायलिसिस का खर्चा अलग। बाकी शब्द राम प्रसाद जी सुन ही नहीं पाए। उनकी आंखों में अब बस एक बात गूंज रही थी, बीना की दोनों किडनियां फेल हो चुकी हैं। अस्पताल से बाहर आकर उन्होंने खुद को संभाला और कांपते हाथों से फोन निकाला और बड़े बेटे को फोन मिलाते हैं। रिंग जाती रही लेकिन फोन नहीं उठा। फिर वो छोटे बेटे को फोन लगाते हैं, हेलो बेटा, जल्दी आ जाओ ऑफिस से छुट्टी लेकर, तुम्हारी माँ बहुत कमजोर हो गई है। मैं अकेला पड़ गया हूँ बेटा, तुम्हारे आने से थोड़ा हौसला मिलेगा मुझे। उसको फोन लगाया था लेकिन उसने उठाया नहीं। तो उसे बात कर बेटा और जल्दी दोनों आओ, कहकर राम प्रसाद जी फोन रख देते हैं। फोन कटने के बाद राम प्रसाद जी का चेहरा पसीने और चिंता से भीग गया। वो लड़खड़ाते कदमों से घर पहुंचे। बीना जी अपने पति का बुझा हुआ चेहरे को देखती हैं और पूछती हैं, सुनिए, डॉक्टर ने क्या कहा, मुझे क्या हुआ है? राम प्रसाद जी ने अपनी पीड़ा छुपाते हुए चेहरे पर जबरन मुस्कान लाकर कहते हैं, कुछ नहीं, बस थोड़ा सा इन्फेक्शन हो गया है, छोटा सा ऑपरेशन होगा और तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी। बीना जी कुछ नहीं बोली लेकिन उनकी आंखें सब कुछ पढ़ चुकी थीं। वो अपने पति के माथे की चिंता की लकीरों को पहचानती थीं। आज की रात राम प्रसाद जी ने बीना जी के पास बैठकर जाग कर काटी। बीना जी की हर सांस, हर करवट अब राम प्रसाद जी को कपा रही थी। डॉक्टर की बातों ने जैसे राम प्रसाद जी की जिंदगी की सारी सांसें छीन ली थी। जिस स्त्री ने उनकी जिंदगी को समर्पण, प्रेम और सेवा से सींचा था, वो आज मौत के दरवाजे पर खड़ी थी और वो कुछ कर भी नहीं पा रहे थे। उनकी आंखें भर आईं। अगले दिन से बीना जी का डायलिसिस शुरू हो जाता है। राम प्रसाद जी उस दिन अस्पताल में पत्नी के सिरहाने बैठे रहते, उन्हें पंखा झलते, चुपचाप तकिए ठीक करते। 1 हफ्ते बाद दोनों बेटे घर आ चुके थे। राम प्रसाद जी ने बेटों को पास बुलाते हैं और कहते हैं, बेटा, अब बात सीधी है, तुम्हारी माँ की जान बचाने के लिए किडनी चाहिए। तुम दोनों में से किसी एक को आगे आना होगा। कल डायलिसिस है, मुझे बीना को लेकर अस्पताल जाना है, साथ में तुम दोनों भी चलना। साथ साथ तुम दोनों का फिजिकल टेस्ट भी करवा लेते हैं। बेटों के चेहरे पर हैरानी, असहजता और एक गहरी चुप्पी छाती है।
लेकिन मजबूरी में दोनों अगली सुबह अस्पताल पहुंचते हैं। अंदर बीना जी का डायलिसिस चलता है और बाहर खड़े राम प्रसाद जी दोनों के टेस्ट की रिपोर्ट का इंतजार करते हैं। दोनों ही बेटे फिजिकल टेस्ट में फिट थे। राम प्रसाद जी की आंखों में बहुत दिनों बाद कुछ राहत झलकती है कि शायद अब बीना बच जाएगी। लेकिन तभी बड़ा बेटा बोला, पिताजी, मैं अपनी किडनी माँ को नहीं दे सकता। पूरे घर की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है। बच्चों की पढ़ाई, बेटी की शादी, पत्नी की दवाई, सब कुछ मेरे सिर पर है। मेरी पत्नी जॉब भी नहीं करती। अगर मैंने ऑपरेशन करवाया तो महीनों आराम करना पड़ेगा, फिर घर कैसे चलेगा। वो थोड़ी देर रुका और फिर कहा, आप सुमित से कहिए, वो अकेला है और उसकी वाइफ नौकरी भी करती है, उसे दिक्कत नहीं होगी। ये कहकर उसने अपना पल्ला झाड़ लिया। राम प्रसाद जी की आंखें भर आईं, लेकिन वो कुछ नहीं बोले। गले में जैसे कोई कांटा अटक गया हो। जिस बेटे के लिए बीना जी ने कभी एक गर्म रोटी भी ठंडी नहीं होने दी, जिसके लिए हर त्याग, हर व्रत, हर पूजा की थी, आज वही बेटा हाथ जोड़कर अपनी सहूलियत को ढाल बनाकर माँ से मुंह मोड़ रहा था। बड़ा बेटा अपने कंधों पर परिवार की जिम्मेदारियां लादे माँ की जिंदगी को बोझ समझकर खुद को बचा ले गया। राम प्रसाद जी का मन भीतर से हिल गया, लेकिन शायद कहीं एक उम्मीद थी कि छोटा बेटा उनका सहारा बनेगा। उन्होंने नमी भरी आंखों से छोटे की तरफ देखा। एक ऐसी उम्मीद जो अक्सर माँ बाप को अपने बच्चों से होती है, लेकिन छोटे बेटे की बात ना जैसे सारे रिश्तों की पाँव हिला दी। पिताजी, आपको नहीं लगता कि माँ को किडनी देना बेकार है? अब उनकी उम्र हो गई है, पता नहीं और कितने दिन जिएंगी। ऊपर से अब तो कोई जिम्मेदारी भी नहीं उनके ऊपर, और फिर मुझे भी अपने छोटे छोटे बच्चों की देखभाल करनी है। वैसे भी क्यों ना आप ही माँ को किडनी दे दें। ये बात सुनते ही राम प्रसाद जी के चेहरे से जैसे सारा खून उतर गया। हर झुर्री, हर रेखा जैसे चीख रही थी कि ये वही माँ है जिसने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, और अब तुम उसे जीने का अधिकार भी नहीं देना चाहते। उनके होंठ सूख गए, गला भारी हो गया, लेकिन उन्होंने खुद को टूटने नहीं दिया। बेटा, ये सब सुनने की जरूरत नहीं थी। मैंने उसी पल तय किया कि मैं अपनी किडनी तुम्हारी माँ को दूंगा, लेकिन मेरी उम्र और मेरी बीमारी ने मेरा ये हक भी छीन लिया मुझसे। डॉक्टर ने साफ मना कर दिया। कहा कि मेरी शुगर और कमजोरी के चलते ऑपरेशन जानलेवा हो सकता है। इतना कहते कहते उनकी आवाज भर्रा गई। उनकी आंखों से बहते आंसू जुबान से तेज थे। वो अपने गाल पर बहते आंसू को दबाकर पोंछते हैं, जैसे एक कमजोर पिता नहीं, एक मजबूत साथी बनकर खड़ा होना चाहते हो। फिर थोड़ी देर की चुप्पी के बाद उन्होंने एक गहरी सांस ली और धीमे मगर दृढ़ स्वर में कहा, तुम लोगों ने माँ की उम्र को गिरा दिया, लेकिन ये नहीं देखा कि उसी माँ ने तुम्हारी हर जरूरत के लिए अपनी जिंदगी के कितने साल कुर्बान किए। तुम्हें दूध पिलाया, बुखार में खुद भूगी रही, मगर तुम्हें सुखाया। अब जब उसे तुम्हारी जरूरत है तो तुम अपने बच्चों को हवाला देकर उसे मरने के लिए छोड़ देना चाहते हो। तुम दोनों की आंखों में ना तो आंसू है ना शर्म, बस गिनती है उम्र की, पैसे की और जिम्मेदारी की। उनके शब्द किसी चोट की तरह दोनों बेटों की सीने में उतरे। राम प्रसाद जी उठे, दरवाजे की ओर बढ़े। ठीक है, तुम दोनों अपनी माँ को किडनी नहीं दे सकते, कोई बात नहीं। तुम दोनों मेरे रिटायरमेंट के जो भी पैसे मैंने दिए थे वो मुझे वापस कर दो। मैं कोई और किडनी डोनर ढूंढ लूंगा। ये एक बुजुर्ग पिता की क्रोधित नहीं विवश पुकार थी, जिसने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई
सपनों की पूंजी और अपने बेटों के भविष्य में लगा दी। जिस पिता ने एक एक रुपए जोड़कर बेटों को पढ़ाया, शादी करवाई, घर दिलाया, अब वही पिता अपने जीवन साथी को बचाने के लिए भीख की तरह अपना पैसा मांग रहा था। उन्होंने जान लिया कि अब उन्हें अपने बीना को बचाने के लिए बेटों की नहीं, अपनी किस्मत और खुद की कोशिशों पर भरोसा रखना होगा। मुझे मेरे पैसे दे दो, फिर तुम दोनों अपने अपने परिवार की जिम्मेदारी संभालने वापस जा सकते हो। ये वो शब्द थे जिनमें एक पिता की टूटी भावना, एक पति की बेबसी और एक इंसान की गरिमा छुपी थी। अब वो ये भी नहीं चाहते कि बेटे वहां रुके, क्योंकि जिस घर में माँ की जान बचाने की बात पर बहस हो, वहाँ रिश्तों की गर्मी नहीं, स्वार्थ की सर्द हवा बहती है। पिताजी, वो पैसे हमारे पास कहाँ रहे? उन पैसे से तो हमने घर खरीदा। बेटों के मुंह से निकली ये बात किसी पत्थर से टकराने जैसी थी। कितनी सहजता से उन्होंने कह दिया कि वो पैसे नहीं है, जैसे वो कोई लोन था, एहसान नहीं। कैसे बच्चे भूल जाते हैं कि पिता की मेहनत, त्याग और जीवन भर की पूंजी होती है, जिसे बच्चे ने स्वार्थों में खर्च कर देते हैं। और जब उस पैसे की सबसे ज्यादा जरूरत आई तो जवाब मिला, अब कहाँ है वो पैसे? खत्म हो गए वो तो। ऐसी कड़वी बातें सुनकर रामप्रसाद जी अपना माथा पकड़ लेते हैं। ये केवल माथा नहीं था जो उन्होंने थामा, ये उनका विश्वास था जो टूटकर उनके सिर पर गिरा। बेटे के मुंह से ये बात रामप्रसाद जी को समझ नहीं आई कि वे किसका शोक मनाएं। बीमार पत्नी का या जिन होते हुए भी मर चुके बेटों का। बेटा, तुम्हारी माँ ने बहुत त्याग किए तुम दोनों के लिए। ये एक दर्द से लिपटा हुआ आई था, जिसमें रामप्रसाद जी अपने बेटों को उनका असली चेहरा दिखा रहे थे। जिस माँ ने अपने सपनों की चिंता जलाकर उनके जीवन का हर सुख त्यागा, उसी माँ को बचाने की बात पर तुम दोनों बहस, बहाने और हिसाब किताब में लगे हो। तो क्या हो गया पिताजी? सब बात तो करते हैं, आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे आप दोनों ने कुछ अलग किया हमारे लिए। बड़ा बेटा बेशर्मी से बोला, बेटा शायद तुम लोगों को मालूम नहीं, इसलिए बता दूं कि तुम दोनों इस माँ की औलाद नहीं। अब सच्चाई का पट खोलना प्रसाद जी के लिए जरूरी था। उनका गला रोन चुका, अब चुप रहना बीना जी के साथ अन्याय होता। बेटों की आत्मा को झंझोड़ने के लिए उन्हें उस भेद को खोलना पड़ा जो उन्होंने अब तक अपने जीवन की सबसे गहरी तरह में छिपा कर रखा। तुम दोनों की माँ तो हमें छोड़कर कब की चली गई। दोनों बेटे एक दूसरे को देखने लगे। कौन जानता था कि जिन्हें वो अपनी माँ कहते आए वो दरअसल उनकी जन्म देने वाली माँ नहीं, जीवन देने वाली माँ थी। बीना जी, जिनके लिए उन्होंने कोई खून व रिश्ता नहीं, बस एक प्रेम और ममता का रिश्ता निभाया। रामप्रसाद जी आगे कहना शुरू करते हैं, बीना पड़ोस में रहती थी। मेरी माँ बाबूजी ने दूसरी शादी करवाई। जब तुम दोनों बीना की गोद में आए तब अमित तुम तो 2 साल के थे और सुमित केवल 6 महीने का। जिस रिश्ते को समाज सौतेला कहता, उस बीना ने कभी महसूस नहीं होने दिया। बीना ने सिर्फ पत्नी नहीं, माँ बनकर दिखाया। जिसे हम दूसरों की औलाद कह देते हैं, उन्हें बीना ने अपने लहू से सींचा। क्या उसने कभी एहसास होने दिया कि वो तुम्हारी सौतेली माँ है? ये प्रश्न नहीं था, ये बेटों के दिल पर थप्पड़ था। क्या कभी बेटे को बिना से शिकायत रही? क्या उसने कभी भूखा सुलाया? अरे उसने तो अपनी नौकरी तक त्याग कर दिया तुम दोनों के लिए। बीना भी सरकारी नौकरी करती थी, पर जब उसके सामने विकल्प आया, करियर या बच्चे, तो उसने बिना एक पल गंवाए बच्चों को चुना। अरे वो चाहती तो किसी अच्छे लड़के से शादी करके अपने खुद को बच्चे देखती,
लेकिन तुम दोनों के मासूम चेहरे पर ऐसी ममता आई कि उसने पहले से शादीशुदा आदमी और 2 बच्चों के बाप से शादी की। कभी अपनी खुद की औलाद के बारे में नहीं सोचा। तुम दोनों को अपनी औलाद समझा और आज वही बच्चे कह रहे हैं कि बिना पे पैसे खर्च करना बेकार है। जिसने दूसरे के औलाद को अपनी छाती से लगाया और आज माना, आज उसकी ये सोच है। जिसने पैसे की जगह बच्चों को चुना वो अब बीमार के बिस्तर पर बेसहारा है और जिन्हें उसने अपना सब कुछ समझा वो आज उसे बेउच और फिजूल खर्ची कह रहे हैं। अपनी माँ का ममता का अच्छा मूल दिया। राम प्रसाद जी का ये वाक्य ना कोई चीख थी ना कोई ताना, बस एक टूटी हुई आत्मा की ठंडी सांस थी। लेकिन मैं पति होने का पूरा फर्ज निभाऊंगा। नहीं चाहिए तुम जैसे बेटों का साथ। जिस माँ ने तुम्हें अपनी ममता से सींचा, अपना सब कुछ छोड़कर तुम्हें पाला, आज उसकी जिंदगी की कीमत तुम पैसों से तोल रहे हो। डायलिसिस खत्म हो गया। सोच, राम प्रसाद जी डायलिसिस वाले रूम में पहुंचते हैं। वो अंदर आते हैं। बीना जी लेटी हुई होती हैं। राम प्रसाद जी उनके सामने रखी कुर्सी को खिसकाते हैं और उसके सामने बैठते हैं। बीना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। कि तभी वो महसूस करते हैं कि बीना जी के हाथ ठंडे पड़ चुके थे। एक सन्नाटा उनके भीतर से उठा जिसने उनकी आत्मा को निचोड़ दिया। वे भागते हुए जाते हैं और डॉक्टर और नर्स को बुलाकर लाते हैं। डॉक्टर बीना जी को चेक करते हैं और सर झुकाकर कहते हैं, हमें माफ करिए, हम उन्हें बचा नहीं सके। ये शब्द राम प्रसाद जी के कानों में गूंजते नहीं, गरजते हैं। हर शब्द उनके हृदय को छेदता चला गया। नर्स की आवाज आई, सर, कुछ देर पहले ही तो मैं आंटी जी को दरवाजे के पास खड़े देख रही थी। वो बहुत शांत थी। उनके चेहरे पर अजीब मुस्कान थी। उनके डायलिसिस ठीक से हो गई थी और तबीयत भी ठीक लग रही थी। राम प्रसाद जी समझ जाते हैं बीना ने सब कुछ सुन लिया। बेटों की वो निर्दयी बातें जिनमें माँ के अस्तित्व का सिर्फ पैसों और जिम्मेदारियों को तराजू में तोला जा रहा था। जिस माँ ने उम्र भर बिना किसी स्वार्थ के बच्चों को प्यार दिया, उनके लिए अपनी पहचान तक भूल बैठी। आज उसी के लिए उनके पास ना दुआ थी और ना सहारा। राम प्रसाद जी की आंखें छलक उठती हैं। एक जीवन साथी की हार झलकती है उन बूंदों में। वो धीरे से बीना जी का हाथ अपने हाथ में लेते हैं। उनके मुंह से एक शब्द निकला, मुझे माफ कर दो बेटना। बेटों को खबर मिलती है तो दोनों दौड़े चले आते हैं, लेकिन कमरे में घुसते ही पिताजी की वो नज़रें उन्हें सैकड़ों सवालों से कुचल देती हैं। राम प्रसाद जी बस एक बात कहते हैं, जो तुम लोगों ने आज खो दिया वो बहुत अनमोल था। उसकी कोई कीमत नहीं थी। तुम्हारी माँ चली गई और तुम दोनों ने उसे मारा है, उसके मन को, उसकी उम्मीद को, उसकी जीना की इच्छा को। राम प्रसाद जी की आंखों में आंसू के साथ साथ गुस्से की चिंगारी भी थी। उन्होंने सख्त लहजे में कहा, अब इस शरीर को छूना भी मत। अपने आप पवित्र हाथों से बीना के मृत शरीर को मत छूना। राम प्रसाद जी के अकेले ही बीना जी का अंतिम संस्कार किया। जैसे हर लड़की पर, हर मंत्र पर, हर चिता की ज्वाला में वो सिर्फ अपनी पत्नी को विदा नहीं बल्कि अपने बेटों से आखिरी नाता तोड़ रहे थे। बीना जी की 13वीं हो जाने के बाद सब बेटे कुछ औपचारिक शब्दों में बोले, पापा आप हमारे साथ चलिए, हम आपका ध्यान रखना चाहते हैं। तो राम प्रसाद जी ने मुस्कुराते हुए कहा, ध्यान रखने का समय निकल चुका, अब सिर्फ दूरी ही सुकून देती है। उन्हें वो आमंत्रण उसी तरह ठुकरा दिया जैसे उनके बेटों ने बीना जी के जीवन की पुकार को ठुकराया। इसके बाद राम प्रसाद जी सीधे वृद्धाश्रम चले गए। धीरे धीरे वहां का सूनापन उन्हें अब सुकून देने लगा।
अब वो अपनी पेंशन का एक एक पैसा उन्हीं ज़रूरतमंद बुजुर्गों की सेवा में लगाते। कभी किसी को चश्मा दिलाते, कभी किसी की दवा लाते, कभी बस बैठकर चुपचाप बातें करते। अक्सर शाम को नीम के पेड़ के नीचे बैठकर वो बीना जी की तस्वीर हाथ में लिए वो एक ही बात बुदबुदाते, काश बीना हम दोनों बे औलाद होते। शायद जिंदगी में कम ताने मिलते पर सुकून जरूर मिलता।